हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत के अंदर लोधी वंश तक हम लोगों ने ख़त्म कर चुका था। अब हम लोग आगे देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। तो विजयनगर साम्राज्य जो है उसका स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। उनके पिता संगम के नाम पर, उनके जो पिता थे, हरिहर और बुक्का के जो पिता थे, उनका नाम संगम था। उन्हीं के नाम पर इस वंश का जो नाम पड़ा था, वो वंश का नाम क्या पड़ा था? संगम वंश। कौन सा नाम पड़ा था उसका? संगम वंश कहलाया। तो उनके पिता के नाम पर ही उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का काम्पीली राज्य में मंत्री थे। वो जो हरिहर और बुक्का जो थे वो काम्पीली राज्य में क्या थे? मंत्री थे। फिर उसके बाद लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से दीक्षा ली। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हरिहर और बुक्का है उन्होंने अपने साम्राज्य का स्थापना के लिए उन्होंने कहाँ से ज्ञान लिया, कहाँ से दीक्षा लिया? तो उनके गुरु कौन थे? विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भास्कर भाष्यकर सान्य से दीक्षा ली थी। इस साम्राज्य में जो पहला क्या था कि हरिहर और बुक्का के पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य के अंदर टोटल 4 वंश थे। इस साम्राज्य के अंदर कितने वंश थे? 4 वंश थे। उसमें से चारों को मैंने दिखाया यहाँ पे और उनकी राजधानियाँ भी लिखा हुआ है। तो पहला है संगम वंश, 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी तक। उसका राजधानी कहाँ था? अनेगोड़ी। सुलभ वंश 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक, उनका राजधानी कहाँ था? विजयनगर। तुलव वंश 1505 से 1570 ईस्वी, उनका राजधानी कहाँ था तुलव वंश का? तो वेनुगोड़ा। आरावीडु वंश और उसका राजधानी चंद्रगिरी था। तो ये 4 वंश विजयनगर साम्राज्य के अंदर है। ये चारों वंश मिला करके क्या बनाते हैं? विजयनगर साम्राज्य बनाते हैं। और विजयनगर साम्राज्य के अंदर इन चारों वंशों ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया था। मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है, ये बात भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। फिर आगे लिखा हुआ है कि 1352 से 1353 ईस्वी में हरिहर पहला ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी। अब उन्होंने मदुरा को विजय करने के लिए अपने तरफ से 2 सेना भेजा था, एक कुमार सवल के नेतृत्व में तथा दूसरा कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अड्यार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो कुमार कंपन ने 1352 से लेकर के 1353 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने क्या किया था? मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी थी, कुमार संवल के नेतृत्व में तथा दूसरा कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अड्यार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी, अब ये जो कुमार कंपन है, कुमार कंपन की जो वाइफ है, पत्नी है, उन्होंने इनके बारे में अपने ग्रंथ में चर्चा किया है। तो कुमार कंपन की पत्नी का क्या नाम था? गंगा देवी। गंगा देवी ने अपने पति के विजय, जो उन्होंने अड्यार को मदुरा विजय के लिए गया था, मदुरा को जीत करके उन्होंने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य में उसे मिलाया था। उसके बाद उनकी पत्नी गंगा देवी ने अपने ग्रंथ में, उस ग्रंथ का क्या नाम था? मदुरा विजयम में इस विजय के बारे में उन्होंने लिखा। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। कुमार कंपन जो था वो कौन था? बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। अब बुक्का का मृत्यु कब हो गया था मेरे दोस्तों? 1377 ईस्वी में। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था उस साम्राज्य का? तो उसका पुत्र हरिहर द्वितीय ने उस साम्राज्य के सिंहासन पर विराजा या फिर बैठा। उसने कनारा, मैसूर,
त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। अब देखिए, बुक्का के मृत्यु के बाद हरिहर द्वितीय जब सिंहासन पर विराजे थे तो उसने कई प्रदेशों को जीता था, जिसमें कुछ लिखा हुआ जैसे कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची, ये सारे शहरों को उन्होंने जीता था। उसके बाद श्रीलंका के जो राजा थे उन पे भी क्या लगाया था, राजस्व वसूली का कर राजस्व वसूल भी उनसे किया था। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया था, कांची, त्रिचनापल्ली, मैसूर और कनारा। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? अब यहाँ पे एक बात लिखा है कि हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता क्या थी कि उन्होंने पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीना था। उन्होंने पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को क्या किया था, छीना था। यहाँ पे 1 9 नहीं होगा, छीना में डबल 9 हो गया है, ये गलत है थोड़ा सा, छीना था। वह शिव के विरूपाक्ष, क्या लिखा हुआ है, वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, मतलब वो शिव का भक्त था। चंद्रगिरी के सामंत नरसिम सुल्ला वंश ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रणोद देवराय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। अब हमने तो जाना यहाँ पे कि हरिहर और बुक्का जो थे वो कौन थे, संगम वंश के संस्थापक थे। लेकिन अब मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो वंश होते हैं उसके या तो फिर संस्थापक पूछते हैं या फिर अंतिम शासक पूछते हैं। तो संगम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो संगम वंश का अंतिम शासक चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सुलाव, क्या लिखा हुआ है, सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रणोद देवराय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में। तो देवराय जो था वो सुलभ संगम वंश का क्या था, अंतिम शासक था। उसे 1485 ईस्वी में पद से हटा करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया और एक नवीन राजवंश जिसका नाम क्या था, सुलभ। तो मैंने आपको पीछे बताया था विजयनगर साम्राज्य के अंदर 4 वंश थे, संगम वंश, सालू वंश। तो सालू वंश का संस्थापक कौन हो गया? सालू वंश का संस्थापक हो गया सामंत नरसिंह सालू। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे उल्टा नहीं समझना है कि चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालव ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रणोद देवराय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो अंतिम शासक संगम वंश का देवराय था और सालव वंश का जो संस्थापक है वो कौन थे, हमारे नरसिंह सालू। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र को पदच्युत करके, अब यहाँ पे नरसिंह सालू का पुत्र कौन था, इमाड़ी नरसिंह, सालू वंश का अंतिम शासक। अब ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि सालू वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नरसिंह सालू का पुत्र इमाड़ी नरसिंह, ठीक है। तो वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र इमाड़ी नरसिंह को पद से हटा करके, पदच्युत का मतलब होता है पद से हटा करके, सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलव वंश का स्थापना किया, नींव डाली या फिर स्थापना किया। तो तुलव वंश तीसरा नंबर पे था। तुलव वंश का स्थापना फिर किसने कर दिया, तो ये आपको बात याद में रखना है, वीर नरसिंह ने। तो तुलव वंश का संस्थापक कौन हो गया, वीर नरसिंह। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव, अनुज का मतलब होता है छोटा, तो उसका अनुज कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी में सिंहासनसीन हुआ, मतलब सिंहासन पर बैठा। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युतदेव राय हुआ, जिसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। अब कृष्णदेव राय का जो उत्तराधिकारी बना था, कृष्णदेव राय के बाद में कौन बनेगा उस राज्य का राजा, तो उसका भाई था जिसका नाम क्या था, अच्युतदेव राय हुआ। और उसने कब से कब तक शासन किया, 1529 से लेकर के 1542 ईस्वी तक शासन किया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में पूछता है कृष्णदेव राय से। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। अब पूछेगा कि गोलकुंडा का युद्ध जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था, तो किसके साथ हुआ था, उसमें किसके साथ लड़ा था, कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध में कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुआ, जिसमें
कुतुब शाही सेना पराजित हुआ और विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का जीत हुआ। कृष्णदेव राय का शासन काल कृष्णदेव राय का शासनकाल जो था वो विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। क्लासिक युग मतलब गाना, नृत्य, ये सारे हैं। तो विजयनगर साहित्य में क्लासिक युग माना जाता है किसका? तो राजा कृष्णदेव राय का। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि सुशोभित करते थे। तो उसके दरबार में कितने कवि थे? 8 महान विद्वान कवि थे। और वो कवि किस भाषा के थे? तो तेलुगु भाषा के वो सारे कवि थे। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये जो है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय ने किस चीज़ का उपाधि धारण किया था? आंध्र भोज का उपाधि धारण किया था। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि एवं लेखक थे। देखिए अभी यहाँ पे बात आ रहा है कि उसके दरबार पे 8 महान प्रसिद्ध कवि थे, लेकिन यहाँ पे कृष्णदेव राय भी क्या है? एक उत्कृष्ट कवि हैं, मतलब उनको भी कवि और लेखन के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है। उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी? तो उनके द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया क्या क्या था? अमुक्त माल्यद। क्या लिखा हुआ था? अमुक्त माल्यद था, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक था। जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्य थे उनमें से एक कौन सा? राजा कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया अमुक्त माल्यद। तो अगर पूछेगा कि अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? कृष्णदेव राय। किसके द्वारा लिखा गया? कृष्णदेव राय के द्वारा। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर का स्थापना किया था? तो नागलपुर नामक नगर का स्थापना किया था। उसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने 2 मंदिर का निर्माण कराया था। पहला कौन सा था? हजारा, और दूसरा क्या था? विट्ठल स्वामी। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो, अब कृष्णदेव राय, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के समय में ही पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। जब उस समय बाबर जो था, बाबर ने क्या बताया? अपनी आत्मकथा में बताया कि कृष्णदेव राय जो है वो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, क्या लिखा हुआ है? अब्दुल रज्जाक फारसी राजदूत थे। संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि अब्दुल रज्जाक जो है वो किसके शासनकाल में आए थे? तो संगम वंश के शासनकाल में आए थे। उस समय वो राजा कौन था? वहाँ का शासक कौन था? तो प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। महाभारत के तेलुगु अनुवाद, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत का जो तेलुगु में अनुवाद है वो किसने किया था? तो महाभारत का तेलुगु में अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्नय ने प्रारंभ किया, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में यरन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रे के रूप में विख्यात थे। ये जो तीनों जो नाम बताया गया, नन्नय, टिक्कन और यरन, ये सारे क्या थे? एक तेलुगु साहित्य के कवित्रे के रूप में विख्यात थे वहाँ पे। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार, हमने बताया था हरिहर और बुक्का ने वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन से क्या लिया था? दीक्षा लिया था। तो वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी 1565 में तालिकोट का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। ये भी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा था। तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। उसमें कौन भाग लिया था? तो तालिकोटा युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। तो तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन पराजित हुआ था? विजयनगर साम्राज्य पराजित हुआ था। उसमें भाग कौन कौन लिए थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के संयुक्त सेनाओं ने भाग लिया था। तालिकोट के युद्ध के समय
विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय था, जिसका शासनकाल कब से कब था? 1542 से लेकर के 1570 ईस्वी तक था। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? तालु वंश के बारे में पढ़ लिया। अब इसके अंदर आता है एक अराविडु वंश। अराविडु वंश का स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल के सदाशिव को अपदस्थ मतलब पद से हटा करके पेनुकोंडा में की थी। वेंकट द्वितीय राजा वोडेयार का समकालीन था। अब जो था ये अराविडु वंश जो था वो वेंकट द्वितीय राजा वोडेयार के समकालीन था, उसी के आसपास था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो वेंकट द्वितीय राजा वोडेयार जो है उन्होंने ही क्या किया था? मैसूर राज्य का स्थापना किया था। कब किया था? 1612 ईस्वी में किया था। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमिका था। ये भी पूछा जाता है। विजयनगर राज्य का जो इनकम का सोर्स था वो क्या था? भू राजस्व। और सामान्यतः वहाँ पे भू राजस्व की दर जो थी वो उपज का 1/3 था और 1/6 था। शिष्टा नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। अब जो विजयनगर साम्राज्य के अंदर कर लगाया जाता था वो उस कर का क्या नाम था? शिष्टा। शिष्ट जो है, शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठवाने, क्या लिखा हुआ है? अठवाने कहा जाता था। उसी को अस्थवन भी कहा जाता है या फिर अथवन भी कहा जाता था। अब लिखा हुआ हम्पी के खंडर, इसे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। हम्पी के खंडर वर्तमान में हम्पी कहाँ है? तो वर्तमान में हम्पी हमारा कर्नाटक में अवस्थित है। तो हम्पी के खंडर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जो हम्पी के खंडर हैं वो विजयनगर साम्राज्य के क्या है? प्राचीन राजधानी है, मतलब पुराने राजधानी के रूप में उसे जाना जाता है। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। अब विजयनगर के समय में, विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में जो विरूपाक्ष मंदिर बना था वो कहाँ पे है? यहीं हम्पी के खंडर के पास है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। ये हम लोगों ने करंट में देख चुका है, बहुत पहले की बात है ये। विट्ठल मंदिर हम्पी का जो मंदिर है, हम्पी का खंडर है, उसे विट्ठल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजयनगर साम्राज्य के तुलव वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था, जो कि कब से कब उसका शासनकाल था? 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। तो इस मंदिर के अंदर जो 56 तक्षित स्तंभ हैं वो उनसे क्या निकलता है? एक संगीतमय स्वर निकलता है। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य के अंदर ये सारी जानकारी तो देख लिया। अब हम लोग इसके बारे में, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसे भी देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी? हरियर और बुक्का ने। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, हरियर और बुक्का ने किया। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, हरियर और बुक्का थे। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाई हरियर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की? तो हरियर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? विजयनगर राज्य का स्थापना किया था। वो कामपीला के क्या थे? मंत्री थे, लेकिन उन्होंने बाद में स्थापना किसका किया था? विजयनगर राज्य का स्थापना किया था। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। अब ये किसने किया था? तो जब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हो रहा था, संगम वंश हरियर और बुक्का के पिता, तो उसी समय हरियर प्रथम ने इसका क्या किया था? ये बताया था कि कृष्ण नदी से दक्षिण की समस्त भूमि क्या है? उस देवता की है। ठीक है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीना था। हमने बताया था आपको उस समय कि बहमनी से गोवा छीनने वाले शासक का क्या नाम था? तो बहमनी से गोवा छीना था और
बेलगांव भी छीना था, तो वो कौन थे? हरिहर द्वितीय थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये IAS प्री 2004 का क्वेश्चन है। सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया जा रहा है आप लोगों को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिंह सालों ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालो वंश आरंभ किया। ये बात मैंने आपको बताया था कि नरसिंह सालो ने ही क्या किया था? संगम वंश का अंत करके देवराय को पद से हटा करके उन्होंने क्या किया? विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तो वीर नरसिंह जो थे उन्होंने क्या किया था? सालू वंश के अंतिम शासक को भी हटाया था। ये बात भी मैंने पीछे बताया। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। तो ये आप रिमाइंड कीजिए पीछे बात, क्या ये मैं आपको बताया था? तो कृष्णदेव राय ने अपने उत्तरवर्ती अनुज को ही क्या बनाया था? वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उसके अनुज कृष्णदेव राय थे। बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। तो ये भी बात सही है, उसके अर्ध भाई ही उसके उत्तराधिकारी बने थे। तो इसमें से आपका सही क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दिस अबव, ऊपर वर्णित सारे 1 2 3 4 5 जितने हैं सारे। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो बताइए किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। मैंने पीछे बताया था आपको कि आंध्र भोज का उपाधि किसने लिया था? कृष्णदेव राय ने लिया था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। वो क्या थे? सारे के सारे 8 तेलुगु कवि थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह, हमने बताया था आपको, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था और कुली कुतुब शाह का हार हुआ था और कृष्णदेव राय का क्या हुआ था? विजय हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है क्वेश्चंस, ये IAS वाला सब कथन में ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कथन क्या दिया है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की। ठीक है, वो हमने बताया था कि कृष्णदेव राय के शासन में काल में ही 8 तेलुगु कवि थे, उत्कृष्ट प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, और कृष्णदेव राय भी एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे जिसने अमुक्त माल्यद ग्रंथ का रचना किया था। पहला तो सही हो गया। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था, ये भी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा। उनके दरबार को अल्लासानी पेड़ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो अब इस बात पे हम लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो जब इस बात पे कन्फ्यूज़न है, हमने इस बात को पढ़ा ही नहीं है, तो मतलब ये गलत हो सकता है। तो हम इसमें से आंसर क्या मानेंगे? कथन 1 और 2 कथन 2 सही है। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो नागलपुर। सीधा सा क्वेश्चन, हमने पीछे भी बताया था कि क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपके। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु साहित्य का था, सीधा तेलुगु ही था, क्योंकि तेलुगु के 8 कवि उसके दरबार पे थे। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? सीधी सी बात है, पानीपत का तो होगा नहीं, पानीपत का दूसरा भी होगा नहीं। तो क्या है हमारा आंसर? तालीकोटा का। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने राज्यरोहन को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो राज्यरोहन मतलब उसके राज्य का शासनकाल क्या हो गया है? 500 साल उसका गुजर चुका है। तो ये क्या था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के क्या थे? कृष्णदेव राय की जो राज्यरोहन का जो शासनकाल है वो 500 वर्ष बीत चुका है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। मैंने आपको बताया था कि अब्दुल रज्जाक कब आया था तो हमने आपको पिछले ही स्लाइड में बताया था कि अब्दुल रज्जाक जो संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। लिखा हुआ यहाँ पे सॉलिड देखिए आप। तो अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन में मार सकते हैं, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था।
विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। कृष्णदेव राय के समय उन्होंने क्या किया था? 2 मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन कौन सा मंदिर? कृष्णदेव राय ने हजारा और विट्ठल स्वामी नामक 2 मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर साम्राज्य में। बाकी किसी से भी संबंध उसका नहीं है। विजयनगर साम्राज्य से ही वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन का आश्रय प्राप्त था। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध हुआ था? सीधा तालिकोटा का। शायद फिर से लग गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महाभारत के तेलुगु अनुवाद के रूप में विख्यात थे? तो मैंने बताया था नन्नय, टिक्कन और यरन था। देख लेते हैं एक बार ये। तो ननय थे, टिक्कन था और यरन था। ठीक है, सही बोल रहा था मैं, यरन ही था। कभी कभी नाम पढ़ने में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अब यहाँ पे यरन तो है नहीं, कंबन होगा नहीं, कुट्टन होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा होगा? टिक्कन और नन्नय। तो केवल 3 और 4 आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? केवल 3 और 4। तो हमें टिक आउट करना है आंसर और आगे बढ़ना है। निम्नलिखित में से किसके राज्य उनका 500 वर्ष गुजर गए? ये तो मैंने आपको बताया, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य की वित्त व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। तो उन्होंने उसका आय का स्रोत क्या था? भूमि कर, भू राजस्व था। जब राजा वोडियार ने मैसूर राजा की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। सॉरी, वेंकट द्वितीय नहीं होगा, इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों सदाशिव राव। नहीं, इसका वेंकट द्वितीय होगा। ठीक है। तालिकोट का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में, सन 1565 ईस्वी में हुआ था। तालिकोट का युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच में लड़ा गया था? विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा के संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर सी टिक आउट करना है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में, हम्पी के खंडर में मिलता है। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? हम्पी। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एवं औद्योगिक कर देते थे। अब देखिए हम लोग तो ये पढ़े हैं क्या कि उसके अंदर जितने भी भूमि होते थे उस पर कर लगाया जाता था और कारखानों पर भी कर लगाया जाता था। तो ये इसका आंसर दोनों होगा, 1 और 2 दोनों। प्रसिद्ध विजयनगर विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी में, कर्नाटक। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? किसके राज्य का था? तो बताइए, सीधा जानना है। विजयनगर साम्राज्य का ही था ये कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। और लास्ट स्लाइड है और ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो प्रमुख कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में थे। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि बुका प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। विजयनगर साम्राज्य ख़त्म हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत का प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे।
वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा वॉच करें, देखें, सुने और उसे लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।